जी, डेप्रिसिएशन का कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था। एक आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको ट्राई कीजिएगा, हो गया था वो आप लोगों से? चलें देखें ज़रा क्वेश्चन 2 पहले मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोगों ने जो सॉल्व किया आपको कंफर्म हो जाए ठीक किया गलत किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कह रहा है मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर 3 years एंडिंग 31st March 2014 अपीयर्ड एज फॉलोज। ठीक है, कह रहा है 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाकर दिया जा रहा है, जिसके अंदर उसने आपको बता दिया, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2011 मशीनरी 1 आपने खरीदी है 1,50,000 की और फिर मार्च 31 को अकाउंट क्लोज कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 31 मार्च है। अच्छा, ये ग्रुप में शेयर किया था कल। अच्छा, तो 31 मार्च को ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहा है। इसका मतलब इसका ईयर एंड आ गया होगा और इसने बुक्स अपनी क्लोज की होंगी। अच्छा, देन ऑन 1 अप्रैल 2012 ब्रॉ डाउन किया, फिर 1 अक्टूबर को कह रहा है मशीनरी 2 खरीदी 60,000 रुपए की, फिर कैरी डाउन निकाल दिया। आगे उसने फिर 1 अप्रैल को ब्रॉ डाउन किया, फिर अक्टूबर 1 को मशीनरी 3 खरीदी 45,000 की, कैरी डाउन निकाल दिया। सो 3 साल का मशीनरी अकाउंट वो बना चुका है। जो तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नीचे कह रहा है डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस वाज एक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपने कहा था पहले कभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते थे, लेकिन अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज होता है। तो कह रहा है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज किया करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2015 मशीनरी 2 वाज डैमेज्ड and had to be replaced by a new machine costing 75,000. It was insured and insurance claim 40,500 was admitted by the insurer. कह रहा मशीनरी 2 जो थी 1 जनवरी को डैमेज हो गई और अब आपने उसको रिप्लेस किया, एक नई मशीनरी खरीद ली 75,000 की, मतलब डिस्पोजल भी हुआ और एडिशन भी हुआ। कह रहे लेकिन जो सेकंड मशीनरी थी वो मेरी इंश्योर्ड थी और इंश्योरेंस वालों ने एडमिट किया है कि हम आपको 40,500 रुपए दे देंगे। रिक्वायरमेंट उसने आपसे कहा था शो हाउ मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट वुड अपीयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कह रहे वो साल जो मार्च 15 पे एंड होगा बस उसी के अकाउंट बना दो। मार्च 15 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा होगा? 1 अप्रैल 2014 से। मतलब देखिए ना, पूरा साल कर रहा है ना। अगर 31 मार्च 2015 पे एंड हुआ तो इसका मतलब पिछले साल अप्रैल से शुरू हो गया होगा। तो आपसे सिर्फ 1 साल के अकाउंट रिक्वायर्ड है। आपको मैंने कहा था अगर कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए कि 1 साल के अकाउंट बना दो या मैक्सिमम 2 साल के अकाउंट बना दो, तो आपको मैंने कहा था पहले अकाउंट बनाया करें फिर वर्किंग किया करें। लेकिन जैसे कल क्वेश्चन था 3 साल के अकाउंट बना दो, 4 साल के अकाउंट बना दो, ऐसी सूरत में आपको मैंने कहा था पहले वर्किंग किया करें फिर अकाउंट बनाया करें। तो इस तरह कम वक्त में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर रहे होते हैं आप। अब इस क्वेश्चन को जरा करके देख लेते हैं।
जी, तो मशीनरी आपके लिए एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड पे आएगा। अब जो 31 मार्च 2014 का बैलेंस है वही 1 अप्रैल को ब्रो डाउन होगा, तो उसने आपको कितना बैलेंस बता रखा था? 255,000। अब इस डेट के बाद जो भी एडिशन या डिस्पोजल हुआ उसकी रिकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अब नीचे अगर पैराग्राफ पे आ जाए तो कह रहे डेप्शन एट 20% डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस वाज एक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट ऑन January 1, 2015 machinery 2 was damaged and had to be replaced by new machine costing 75,000। जी कह रहे 1 जनवरी 2015 को आप लोगों ने मशीनरी 2 डैमेज हो गई और उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब मशीनरी नंबर 2 डिस्पोज ऑफ की। अब ये कहां से पता चलेगा वो मशीनरी 2 कितने की थी? मशीनरी अकाउंट से तो देखिए मशीनरी 2 कितने की थी? 60,000 की। और कह रहे हैं इसको रिप्लेस किया, यानी इसी दिन आप लोगों ने एक नई मशीनरी खरीद ली और अब वो जो मशीन खरीदी आपने वो 75,000 की थी। It was insured, insurance claim 47,500 was admitted। बस और तो उसने कोई डेटा नहीं दिया, मतलब ना कोई और एडिशन हुआ है ना ही कोई डिस्पोजल हुआ है। अच्छा, अब हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो इधर का टोटल बन गया 3,30,000, इधर भी आना चाहिए था 3,30,000। तो 270,000 31 मार्च 15 बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब ये अकाउंट तो विदाउट वर्किंग ही कंप्लीट हो गया। जी, अब बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, नहीं एक्चुअली उसने एक्सचेंज नहीं किया, उसने कहा इसको रिप्लेस कर दिया है और उसने कहा नया मैंने 75,000 का खरीदा है। नहीं, रिप्लेस का मतलब ये होता है ना आपने उसको चेंज कर दिए। एक होता है एक्सचेंज करना, एक्सचेंज कहेगा तो फिर एक्सचेंज वाले रूल लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ख़राब हो गई, आपने उसकी जगह नई मशीनरी ला के लगा दी, तो मैं आपको कहूँगा मैंने मशीनरी रिप्लेस कर दी है, ठीक है, उसे ऐसे।
अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन आपको मैंने कहा था कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो फिर इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो 1 अप्रैल 14 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, आप लोगों ने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्शन का मतलब यही होता है ना, जो डेप्शन ले चुके हैं उनका टोटल। आपको चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, इसका मतलब प्रीवियस 3 सालों में जितनी भी डेप्शन ली उनका टोटल चाहिए। अच्छा, अब उसने आपको पिछले 3 साल का बैलेंस दिया ही नहीं, मशीनरी का तो गिवन था ना, तो मैंने चौथे साल का वही ब्रॉट डाउन लिख दिया। इसका मतलब ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी फिगर अवेलेबल नहीं, तो इसलिए आपका ने कहा था जो फिगर नहीं है उसकी जगह छोड़ते जाएं, बाद में वर्किंग आप लोग किया करें। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में आप लोगों को मैंने कहा था 2 ही सिचुएशन में रिकॉर्डिंग होती है, एक जब डिस्पोजल हो कभी, और दूसरा जब डेप्शन चार्ज हो। इसने कब एसेट बेचा था? तो इसका मतलब 1 जनवरी 15, पहले इस डेट पे टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल डेप्शन चार्ज होगी, और फिर वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन हम डिस्पोजल को ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद जब आपका ईयर एंड आ जाएगा तो जो बाकी एसेट्स पड़े हैं उनको डेप्रिशिएट करेंगे, और फिर आप लोग अपना अकाउंट क्लोज करोगे। तो 31 मार्च 15 ये आप लोगों का साथ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। और अब इस अकाउंट की कोई भी फिगर आपको नहीं पता थी, इसका मतलब सबकी वर्किंग, सबकी कंप्यूटेशन हमें करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा था पहले अकाउंट बनाया कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, फिर वर्किंग शुरू कीजिएगा, इसलिए मैंने अभी फिगर्स की जगह छोड़ दी है। तीसरा अकाउंट आपसे जो रिक्वायर्ड था, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल में मैंने आपका था कि डेट का कॉलम नहीं भी बनाते तो काम चल सकता है आपका। जी, इसकी डेबिट साइड पे क्या आता था? जी, जो एसेट है उसकी कॉस्ट है इसकी डेबिट साइड पे आती है। अब उसकी कॉस्ट क्या थी जो बेचा था एसेट? 60,000। क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन ये वाली फिगर ट्रांसफर होकर जानी, लेकिन अभी अननोन है तो हम फिगर नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर तो उसने कहा होता ना बेच के पैसे मिल गए हैं, तो जैसे कल मैंने बैंक लिखवा दिया था ना, मैं इधर बैंक लिख देता, लेकिन यहां उसने कहा है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है कि हम आपको पैसे दे देंगे, इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लेंगे। और वो आपको कह रहे हैं हम कितने देंगे? 40,500। उसके बाद इस अकाउंट को आप करोगे क्लोज, तो यहां से फिर पता चलेगा एसेट बेच के गेन हुआ था या लॉस हुआ था। तो ये हम लोगों ने इनके लेजर पहले बना दिए। तो ये आपको मैंने कहा था कि अगर कभी 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के लेजर रिक्वायर्ड हो तो पहले आप इस तरह अकाउंट बना दिया कीजिएगा, उसके बाद फिर उनकी वर्किंग शुरू किया कीजिएगा। तो अगर आप लोग देखें तो एसेट अकाउंट वैसे कंप्लीट हो चुका है। हाँ, डेप्रिसिएशन का मुझे ब्रॉट डाउन चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि पिछले 3 साल में जितनी भी डेप्शन ली हुई है, अगर उसका सम कर लें तो उसका ब्रॉट डाउन आ सकता है। इसका मतलब जब मैं वर्किंग करूंगा तो वर्किंग मुझे डे 1 से शुरू करनी चाहिए। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं।
उसी तरह आप लोगों को मैंने कहा था मशीनरी की नंबरिंग कर लिया करें, मशीनरी 1 2 3 4 जी। पहली मशीनरी 1 अप्रैल 11 को खरीदी और वो खरीदी 1,50,000। उसके बाद 31 मार्च पे अकाउंट्स क्लोज कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि ईयर एंड आ गया, डेप्सिन चार्ज होनी चाहिए 31 मार्च 12। अच्छा, कितना अरसा ये एसेट यूज हो गया? पूरा साल। उसने कहा 20% रिटर्न डाउन से डेप्सिन लीजिएगा, तो इस फिगर का 20% आप ले लेंगे 30,000, बाकी बच गया 1,20,000। अच्छा, आगे कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2012 आपने मशीनरी 2 परचेज कर ली है 60,000 में। तो मशीनरी 2 को एक्वायर कर लिया 60,000 में। 31 मार्च पे फिर अकाउंट क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब जब 31 मार्च आएगी तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 20% रेट किस वैल्यू का लेंगे? हाँ जी, तो जो आपका ये बुक वैल्यू आई हुई 1,20,000, इसका 20% लेना पड़ेगा, तो 24,000। ये बाकी बच जाएगा 96,000। अच्छा, ये वाला एसेट कितना अर्सा यूज हुआ? 6 मंथ्स, तो इस पे 6 मंथ्स की लीजिएगा, तो ये बाकी बच गया आपके पास 54,000। टोटल में आपने कहा था बस डेप्सिन का टोटल करके लिख लिया करें, तो इस साल की डेप्सिन आ गई थी 30,000 और इस साल की डेप्सिन भी आ गई 30,000। अच्छा, उसके बाद कहते हैं 1 अक्टूबर 2013 मशीनरी 3 खरीद ली 45,000 में। और 31 मार्च पे फिर अकाउंट क्लोज कर रहा है, इसको मतलब फिर डेप्सिन लेनी पड़ेगी। जी, अब इस एसेट की किस फिगर पे लेंगे 20%? 96,000 पे कितना आता है? 19,200, तो ये बच गया 76,800। इसका लेंगे 54,000 पे 10,800, तो ये बच जाएगा 43,200। इस पे कितने अरसे की लेंगे? 6 मंथ्स की, तो ये आ जाएगा 40,500। अच्छा, अब इन डेप्सिन का टोटल कर लें 34,500। तो आप लोगों ने मुझे कहा था 3 साल में जितनी भी डेप्सिन ले चुके हैं उसका सम कर लें, तो एक्युमुलेटेड डेप्सिन का ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो 3 साल में यही डेप्सिन ली है ना आपने। अगर मैं इनका टोटल करूं 94,500, इसका मतलब ये जो ब्रॉड डाउन था ना इसका, ये आपके पास आ गया 94,500 फ्रॉम वर्किंग वन। ठीक है, तो पिछले 3 साल में जितनी भी डेप्सिन ले चुके थे उसका सम करेंगे तो वो 3 साल का एक्युमुलेटेड डेप्सिन का बैलेंस आ जाएगा और वही चौथे साल का ओपनिंग बनना था। अब करंट ईयर में जो चेंजेस हुई उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको उसने कहा था 1 जनवरी को एक एसेट आपने बेचा है, तो 1 जनवरी 15 कौन से वाला एसेट बेचा था हमने? मशीनरी 2।
कितना अरसा यूज करके बेच रहे हैं, मतलब आखिरी दफा डेप्शन आपने कब ली हुई है इस पे? 31 मार्च पे ली थी ना, आज आ गया 1 जनवरी, तो कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो इस फिगर के ऊपर 9 मंथ की डेप्शन कंप्यूट करें। 6480 माइनस किया तो 3670, और इसको हम कर देंगे डबल अंडरलाइन ताकि इंडिकेशन मिल जाए एसेट आप लोगों ने बेच दी है। तो इसकी डेप्शन बन गई 6480। अच्छा, इसी दिन उसने कहा था कि हमने एक नया एसेट भी खरीद लिया था, तो सेम डेट पे आपको मशीनरी 4 रिकॉर्ड करना पड़ेगी 75,000। ठीक है, टोटल में आपने कहा था खाली डेप्शन लिखा करें, इसलिए मैंने 6480 ही लिखा था। अच्छा, बस उसके बाद और तो कोई चेंज नहीं है। तो जब 31 मार्च आ जाएगा तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब पहली मशीनरी की किस फिगर का 20% लेंगे? 76,800 का लेना पड़ेगा। देखें कितना आता है, 15360 माइनस किया तो 6100। ये वाला तो बिक चुका है, इसको डेप्रिशिएट तो नहीं करना। इसका आप लोगे तो 8100 माइनस किया तो 32,400। अच्छा, ये जो मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी, ये कितना सा डेप्रिशिएट होगी? यहां से यहां तक 3 मंथ्स, तो इस पे 3 मंथ्स की डेप्शन ले लें। 3750। अब इन तीनों डेप्शन का टोटल देख लें क्या बन रहा है। 27,210। अब वो वैल्यूज हम इसमें लिखते जाते हैं। देखिए, 1 जनवरी को जब एसेट बेचा तो उसको कितना डेप्रिशिएट आपने किया था? 6480। ठीक है, ये हमने वर्किंग 1 में कंप्यूट किया था। फिर आपका ने कहा था जब एसेट बेचा जाता है उसको जितना भी आज तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं वो सारा डिस्पोजल को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो एसेट आप लोगों ने बेचा है, इस पे 1, 2 और ये 3 डेप्रिसिएशन आप ले चुके हैं। ठीक है, तो 6000 प्लस 10,800 प्लस 6480। तो देखें तीनों का टोटल क्या बना? 23280। अच्छा, उसके बाद जब ईयर एंड आया तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, उसका टोटल बना आपका 27210। जी, अब इधर का टोटल देखें क्या आ रहा है। डबल 128 190। ये माइनस कर लें तो अब ये डिस्पोजल वाले की डेप्शन आपको पता चल चुकी थी, तो ये वैल्यू आप इधर लिखते हैं 23280। अब अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये बन रहा है 63,900।
780, इधर भी आना चाहिए था 63780, तो 3780। डिस्पोजल की जो बैलेंसिंग फिगर आती है किसको ट्रांसफ़र करते हैं? SOCI। अच्छा ये क्या निकला है? गेन के लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन आ गया। जी तो अब ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए है इसमें आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों को 1 साल के अकाउंट रिक्वायर्ड थे, तो हम लोगों ने पहले लेजर अकाउंट बना लिया, जो जो फिगर गिवन थी लिख दी, जो मिसिंग थी उनकी जगह छोड़ दी, देन 1 बाय 1 वर्किंग करके हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो ये आप लोगों को मैंने वो तरीके बताए थे जिससे आप लोग थोड़ा अपना टाइम सेव कर सकते हैं और कम वक्त में मैक्सिमम मार्क्स पेपर में सिक्योर कर सकते हैं। आज आपका ने कहा था इसको मजीद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो आम तौर पे स्ट्रेट एग्जामिनर नहीं कह देता कि जी लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, बल्कि IAS 16 की साथ एप्लीकेशन डालता है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या फिगर कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो अब साथ ही आपको यानी इस टॉपिक के साथ साथ ही पैरेलली हमें IAS 16 के पॉइंट डिस्कस करना पड़ेंगे। तो अब हम जरा देखते हैं IAS 16 का ओवरव्यू कि उसमें क्या कुछ हमने कवर करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप हम वो चीजें साथ साथ करते जाएंगे। जी ये नोट हो गया?
IS-16 है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड के अंदर जो चीजें टोटल कवर करना होती हैं, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ने दी हुई है डेफिनेशंस। जब डेप्सन का चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको 7-8 टर्म्स एक्सप्लेन की थी कि कॉस्ट क्या होती है, डेप्सन क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, और आपका ने कहा था ये जो सारी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये IS-16 वाली हैं, मतलब इन चीज़ों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ने चीज़ डिस्कस की है वो उसने डिस्कस की है अबाउट रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब वो क्या कंडीशंस हैं कि अगर वो फुलफिल हो जाएं तो फिर आप किसी चीज को एज एन एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब कब किसी एसेट को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो कंडीशंस इंशाल्लाह हम यहां पे पढ़ेंगे। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट। ठीक है, सो उसके बाद स्टैंडर्ड ने सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किए। क्या चीज़ है वो भी हम आगे पढ़ते हैं तो फिर समझ आएगी। उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो किस कीमत पे करेंगे। वैसे आप किस कीमत पे रिकॉर्ड करते होते हैं? कॉस्ट पे। तो वही स्टैंडर्ड ने यहां बात की है कि कॉस्ट पे करना, लेकिन फिर कॉस्ट से क्या मतलब, उसने 6-7 चीजें आपको बताई कि ये चीजें कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। तो वो सारी इंशाल्लाह चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ने डिस्कस किया अबाउट द रूल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का मतलब अगर आप लोग बार्टर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, पुरानी मशीनरी दी, साथ कुछ पैसे लिए या दिए और नई मशीनरी ले आए, तो फिर नई मशीनरी किस कीमत पे रिकॉर्ड हो, उसके लिए रूल यहां पे बताए गए हैं। Subsequent expenditures सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब कि आपने फर्स्ट टाइम तो एसेट खरीद लिया, अब कल को आप उसके ऊपर कुछ खर्चे करते हैं। मतलब फर्ज करें आप लोगों ने गाड़ी खरीद ली, अब कल को गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप उसको रिपेयर कराते हैं, कुछ अर्से बाद उसके टायर ख़राब हो जाते हैं, आप टायर चेंज कराते हैं, पीरियोडिकली आप उसकी सर्विस या ट्यूनअप वगैरह कराते हैं। अब इन खर्चों की ट्रीटमेंट क्या करनी है, वो स्टैंडर्ड यहाँ पे गाइड करता है कि क्या वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो कब बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे। measurement subsequent to initial recognition।
मेजरमेंट सबसीक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन, कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एसेट खरीदा था उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, कि आप सारी उम्र किताबों में वो उसी कीमत पे ही रहे? नहीं, आप लोग इंट्रो में जब पढ़ते थे तो आप उसको क्या करते होते थे, किस कीमत पे लिखते थे? मतलब आप लोगों ने एसेट खरीद लिया 10 लाख का साल के शुरू में, क्या साल के एंड पे भी फाइनेंशियल पोजीशन में 10 लाख पे लिखते थे? नहीं, आप लोग क्या करते थे, उसमें से डेप्शन वगैरह माइनस करके लिखते थे ना। तो वो एक्चुअली इसका एक मेथड है। यहाँ पे हम लोगों ने उसके मॉडल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है। तो वो जो आप लोग पढ़ते आए हो ना उसे कहते हैं कॉस्ट मॉडल। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में टेस्ट होता है वो होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। वो दोनों मॉडल हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ने आपको गाइड किया अबाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, ये कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन कब से लेनी शुरू करनी, कब तक लेते रहना है, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या करनी है। देखिए आज तक आप लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को क्या शो कराते हैं, एक्सपेंस शो कराते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि आम तौर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये किसी दूसरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बन जाती है, ठीक है। यानी हमने तो आज तक यही पढ़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है वो डेप्रिसिएशन एसेट के तौर पे भी रिकॉर्ड होती है। ऐसा कब होगा, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद अच्छा, आप लोगों ने आईटी वगैरह में भी पढ़ा होगा, ये जो डेप्रिसिएशन की आप फिगर फाइंड आउट करते हैं, इस फिगर की कंप्यूटेशन में कितनी तरह के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी डेप्रिसिएशन की जो फिगर कैलकुलेट मैं करता हूं, इसमें कितनी तरह के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं, कोई याद हो? सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन में कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज होते हैं। वो क्या होते हैं? यूजफुल लाइफ अंदाजा ही होता है ना आपका कि 5 साल होगी, 10 साल होगी, ये आपका एस्टिमेट है। और हाँ, रेजिडुअल वैल्यू, आप कहते हो जी 5 लाख का बिक जाएगा, ये भी तो अंदाजा ही है आप लोगों का, ये भी एस्टिमेट होता है। तीसरा क्या होता है? हाँ, रेट तो लाइफ के हिसाब से निकल आता है ना, वो तो लाइफ होगी आपकी। डेप्रिसिएशन मेथड, ये जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन यूज करूं, रिटन डाउन यूज करूं, ये एस्टिमेट है, ये पॉलिसी नहीं होती। आगे जाके मैंने आप लोगों को IAS 8 कराना है, उसके अंदर चेंजेस इन पॉलिसी के बारे में मैंने डिस्कस करना है, चेंजेस इन एस्टीमेट के बारे में भी डिस्कस करना है। दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इसका मतलब आप पेपर में यही ना डिसाइड कर पाए कि ये जो चेंज आ रहा है ये एस्टीमेट का चेंज है कि पॉलिसी का चेंज है, तो आप क्वेश्चन ही नहीं ठीक कर पाओगे। उस वजह से आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। डेप्रिसिएशन की फिगर की कैलकुलेशन में ना 3 एस्टीमेट आते हैं। नंबर 1 आपको मैंने कहा यूजफुल लाइफ, नंबर 2 आप लोगों की रेजिडुअल वैल्यू, और नंबर 3 आपका डेप्रिसिएशन मेथड। एक्चुअली आपको मैंने कहा था ना, स्टैंडर्ड इधर गाइड करेगा डेप्रिसिएशन का मेथड कैसे डिसाइड करना है। स्टैंडर्ड ने आपको ये नहीं कहा कि स्ट्रेट लाइन लिया करना या रिटर्न डाउन लिया करना। स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड अडॉप्ट कीजिएगा जो उस एसेट के रेवेन्यू जनरेशन पैटर्न के साथ मैच कर जाए। मतलब अगर आपका एसेट हर साल एक इक्वल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन का भी ऐसा मेथड लो जो हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाले। मतलब कौन सा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर आपका एसेट शुरू के ईयर्स में रेवेन्यू ज्यादा और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम करता जा रहा है,
तो डेप्सन का मेथड भी ऐसा लो जो शुरू में ज़्यादा बाद में कम निकाले, मतलब रिटर्न डाउन ले लो। ठीक है, तो इस तरह करके हम ना डिसाइड किया करते हैं। मैंने आज पहली दफ़ा मशीनरी खरीदी, मेरा ख्याल था हर साल इक्वल रेवेन्यू जनरेट करेगी। मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया? स्ट्रेट लाइन। 2 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा एस्टिमेट गलत हो गया, तो मुझे एस्टिमेट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो बता मैं आपको ये रहा था जो डेप्सन का मेथड होता है वो भी एस्टिमेट होता है। पेपर में ना पहले कभी काफी अर्सा पहले उसने ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था कि डेप्रिसिएशन मेथड इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसने कहा था बताएं ट्रू है कि फॉल्स है। तो डेप्सन मेथड पॉलिसी नहीं होता, वो एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको इधर कहा था ना कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, ये पॉलिसी होती है। रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ उसके बाद रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा, स्टैंडर्ड में तो नहीं है लेकिन आपके पेपर में आ चुका है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल और लास्ट में है डिस्क्लोजर्स। आपका ने कहा था डेप्सन की कैलकुलेशन में 3 एस्टीमेट आ गए। ठीक है, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड। IAS 8 उसके अंदर मैंने आपको कराना है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। वो आपको कहता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करो आप अपने एस्टीमेट्स को रिव्यू किया करो कि क्या वो सही है कि चेंज हो गए। अगर सही है तो यूज करते रहो, चेंज हो गए तो एडजस्टमेंट करो। तो वो एडजस्टमेंट कैसे करनी, वो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी। रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ कैसे करना है अगर चेंज आ जाए तो, डेप्सन मेथड को कैसे काउंट फॉर करना है, रेजिडुअल वैल्यू को कैसे करना है। स्टैंडर्ड ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था यहाँ पर 16 में, लेकिन पेपर में उसने 2 दफ़ा टेस्ट किया है। तो आप अगर अपना स्टडी टेक्स्ट पढ़े ना तो उसने डिस्कस कर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं करा दूंगा यहीं पे। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल कि कब किसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, कभी मेरा एसेट नहीं रहा। आप लोगों ने ITA में एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको पास्ट इवेंट की जैसे आप लोग कंट्रोल कर रहे हो और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो आना हो। तो इसका मतलब जब तक इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आ रहा है तब तक वो आपका एसेट है। जिस दिन फ्लो आना बंद हो जाए क्या वो एसेट रहना चाहिए? नहीं। तो स्टैंडर्ड ने आपको यहां पे वही बताया है कि जब कभी एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना टर्मिनेट हो जाए आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, उसको एसेट की लिस्ट में से निकाल दो, उसका डिस्पोजल कर दो। और फिर कल को जब एसेट बेचेंगे तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कहां ट्रांसफर आप लोग करते थे? SOCI। वो एक्चुअली इधर स्टैंडर्ड ने बताया हुआ था कि वो SOCI में ले जाना। ठीक है, तो वो जो मैं डिस्पोजल में SOCI लिखवाता था वो एक्चुअली इसके कहने की वजह से लिखवा रहा था। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके डिस्क्लोजर्स कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाता है।
ये तो पूरा मैंने ओवरव्यू दिया है जो IAS 16 में आप लोगों ने पढ़ना है। पढ़ेंगे हम सारी चीजें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि रिपोर्टिंग 1 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेबल चीज क्या है, तो उसके अंदर आप याद रखें इसमें से रिवैल्यूएशन मॉडल और डिस्क्लोजर। लेटेस्ट अगर आप 8-10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन देख लें तो या वो डिस्क्लोजर मांग रहा होता है या वो रिवैल्यूएशन करा रहा होता है। तो उस वजह से ना ये दो इस स्टेज पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपने ITA में भी पढ़ी होती हैं, इसलिए उनको वो कम एग्जामिन करता है, इन चीज़ों को ज़्यादा करता है। अच्छा, देखने में ये आता है कि डिस्क्लोजर अगर स्टूडेंट से पूछा ना यार डिस्क्लोजर क्या बनाना है, रट्टा लगाया होता है, फौरन बताते हैं ये बताना है। लेकिन जब उन्हें कहते हैं ना अच्छा बनाकर दिखाओ, वो फिर नहीं बनाना आता। और एग्जामिनर अब पिछली कई अटेम्प्ट से वो कहता है बनाकर दिखाओ। तो उसकी वजह से ना ये डिस्क्लोजर की आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना पड़ती है, ताकि अगर वो आपसे कहे, और इसका जो क्वेश्चन पेपर में आता है ना वो 18 के प्लस माइनस में आ रहा है, 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, यानी एक मेजर वेटेज ये टॉपिक कवर करता है। तो अगर खुदा ना खास्ता इसमें आप वीक रह जाते हैं तो ये आपको थ्रू आउट प्रॉब्लम करता है। और एग्जामिनर के अक्सर कमेंट हैं कि जी एसेट्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं और स्टूडेंट की स्टैंडर्ड पे ग्रिप नहीं है। तो उस वजह से ये थोड़ी सी चीज़ों को आपने अच्छी तरह करना है। यही वजह है कि इस टॉपिक पे हमारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब ये हो जाएंगे तो फिर इससे रिलेटेड जो अगले टॉपिक हैं वो थोड़ा स्पीड में होते जाते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक शुरू कराया हुआ है, इसकी मेन रीज़न एक तो ये थी कि आपने देखा है डेली 2-4 स्टूडेंट नए आ जाते हैं, बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कराता उनको समझ ही नहीं आनी थी। ये क्योंकि डेप्सन वगैरह हमने ITA में पढ़ा होता है, मैनेजेबल हो जाता है। दूसरा, अगले जितने भी टॉपिक हैं उनमें कहीं ना कहीं इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आते ही रहना है। तो वो अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो जहां इस क्वेश्चन में आएगा मुझे क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो उस वजह से भी हमने फिलहाल उसको पहले कवर करना शुरू किया। तो ये टोटल चीज़ें जो हमने इसमें पढ़नी है। अभी तक इसमें से मैं आपको डेफिनेशंस करा चुका हूँ, यानी जब ये मैंने चैप्टर शुरू किया था मैंने डेफिनेशन कराई थी, ये मैं कवर करा चुका हूँ। ये बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी कवर करनी है। चलें, अब इसको फिलहाल टाइम कम रह गया, तो कल इंशाल्लाह आपको ना मैं रिकग्निशन क्राइटेरिया से इसको शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको कवर करते जाएंगे और फिर उसके बाद जब ये मैं सारा स्टैंडर्ड करा दूंगा, इससे रिलेटेड छोटी छोटी एग्जाम्पल, फिर हम आपके पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।